हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी हरिद्वार से। आज मैं आपके लिए फिर से एक नॉन क्राइम स्टोरी लेकर आई हूँ, लेकिन ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आपसे मैंने सोचा है कि मैं हफ्ते में 3 स्टोरी अपलोड किया करूँगी, कम से कम थ्राइस अ वीक तो करूँ, ताकि आप लोगों की शिकायत दूर हो कि आप बहुत देर में स्टोरीज़ लाती हैं। लेकिन हो सकता है उनमें से कुछ स्टोरीज़ नॉन क्रिमिनल हों, शॉर्ट हों, लेकिन कम से कम अपलोड मेरा थ्राइस अ वीक रहेगा, इतनी मैं कोशिश करूँगी। हाँ, प्रॉमिस नहीं कर सकती, हो सकता है कि कभी यूट्यूब रेस्ट्रिक्शन लगा ले, या कभी भी वो कुछ भी कर देते हैं, येलो डॉलर कर देते हैं, या कभी वीडियो डिलीट कर देते हैं, तो कई बार कंटेंट अवेलेबल ही नहीं होता अपलोड करने के लिए। तो वो एक अलग सिनेरियो है, क्योंकि मैं विद इमेजेस अपलोड करती हूँ और इस कारण मेरे वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगते हैं। लेकिन मैं अपना स्टाइल ऑफ अपलोडिंग नहीं बदलना चाहती फिलहाल। मैं चाहती हूँ कि आपको विद फोटोग्राफ्स सारी की सारी स्टोरीज मिलें, ताकि वो ऑथेंटिक भी आप लोगों को लगे कि वाकई में स्टोरीज सच हैं। इसके अलावा ज़्यादा मज़ा भी आता है अगर आप विद इमेजेस स्टोरीज को सुनते हैं। तो चलते हैं सीधे अपनी स्टोरी की तरफ। 1986 में 35 मिलियन अमेरिकन्स ने एक मूवी देखी और उस मूवी का नाम था क्रोकोडाइल डंडी। ये एक कॉमेडी मूवी थी। इसमें एक क्रोकोडाइल हंटर होता है जो कि न्यूयॉर्क सिटी जाता है। इन 35 मिलियन अमेरिकन्स में से एक मॉडल भी थी जिसका नाम था जिंजर मैडोज, और उसने भी ये मूवी देखी और उसका बहुत ज़्यादा मन हुआ कि वो भी ऑस्ट्रेलिया जाकर देखे कि क्या सच में ऑस्ट्रेलिया इतना ब्यूटीफुल है जितना इस मूवी में पोर्ट्रे किया गया है, क्योंकि इस मूवी में ऑस्ट्रेलिया को भी काफ़ी दिखाया गया था। तो उसने मार्च 1987 में प्लेन का टिकट लिया और ऑस्ट्रेलिया की एक मेजर सिटी जिसका नाम है पर्थ, वहाँ पहुँच गई। वहाँ जाने के बाद अपना खर्चा चलाने के लिए उसने कुछ छोटी मोटी ऑड जॉब्स शुरू कर दी और वहाँ से उसका खर्चा अब निकलने लगा। वो चाहती थी कि वो यहाँ से कुछ पैसा कमा ले, बचा ले, और उसके बाद वो जितने भी ट्रैवल्स करेगी इस देश में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, उसको वो फंड कर पाए, क्योंकि वहाँ घूमने के लिए उसे पैसा चाहिए था और यहाँ से वो पैसा अब कमा रही थी। उसने सोचा था कि थोड़े दिन घूमने के बाद फिर मैं यूनाइटेड स्टेट्स लौट जाऊँगी। तो जो उसकी पहली जॉब थी वो उसे एक सेलिंग कंपनी में मिली। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन था सेलिंग कंपनीज के बीच में। जब वो पर्थ पहुँची थी तो उसने देखा कि जो वहाँ की कोस्ट लाइन है यानी कि समुद्र का किनारा है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लग्जरी यार्ड्स खड़े थे, यानी कि छोटे शिप्स जैसे होते हैं जिसमें लोग लग्जरी के लिए जाते हैं अपनी वेकेशन के लिए। कुछ लोग ही इसमें आ सकते हैं, बहुत बड़े शिप नहीं होते हैं कि बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट कर सकें, लेकिन छोटी छोटी ये यार्ड्स होती हैं। इसमें लोग घूमने के लिए जाते हैं, कई बार 2 लोग, 4 लोग या 8-10 लोग भी इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। जब जिंजर ने इन यार्ड्स को देखा तो उसने सोचा कि शायद मुझे यहाँ पर जॉब मिल जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर क्रू मेंबर्स भी होते होंगे। जब लोग वेकेशन के लिए इन यार्ड्स में जाएंगे तो अपना काम खुद तो करेंगे नहीं, उन्हें किसी न किसी हेल्पर की भी ज़रूरत होगी। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं किसी भी यार्ड में, यानी कि साफ़ सफाई का, खाना बनाने का, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी टेक केयर करनी पड़ती है। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना आजमाऊं कि मुझे यहीं पर कोई जॉब मिल जाए। उसके बाद डिसीजन लेकर ये सामने ही खड़े एक यार्ड में चली गई। जो भी उसके पहला यार्ड दिखा वो एक बहुत ही ह्यूज यार्ड था। वो करीब 100 फीट लंबा था और काफ़ी बड़ा था। तो ये काफ़ी फ्रेंडली और आउटगोइंग थी। ये उस यार्ड में गई, वहाँ के कैप्टन से मिली और उसने कहा कि हे गाइस, क्या मैं आपके साथ अगले स्टॉप तक जा सकती हूँ? आप जहाँ भी जा रहे हो मेरे को आप लिफ्ट दे दीजिए। एक तरह से हिच हाइकिंग करना चाहती हूँ मैं, लेकिन मैं आपको किराया तो नहीं दे सकती, लेकिन बदले में मैं आपका कोई भी काम कर दूंगी। जो भी आप जॉब मुझे करने के लिए देंगे वो जॉब मैं कर सकती हूँ, इसलिए आप प्लीज़ मुझे अपने साथ आने की परमिशन दें। जब कैप्टन ने सुना तो वो काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि वो इस समय किसी भी एक और क्रू मेंबर को ढूंढ रहा था। उसे क्रू मेंबर की ज़रूरत थी, और वो ज़रूरत उसके इसलिए थी क्योंकि उसका जो शेफ़ था उसका असिस्टेंट नहीं था, यानी कि शेफ़ अकेला ही था खाना बनाने वाला, उसको एक हेल्पर चाहिए था। तब उसने जिंजर से पूछा कि क्या तुम खाना बना सकती हो? और तब जिंजर ने कहा कि हाँ हाँ, मैं तो एक बहुत ग्रेट कुक हूँ। ये सुनकर शेफ़ बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें हायर करते हैं और आज से तुम शेफ़ की असिस्टेंट के रूप में काम करोगी। जिंजर फिर वहाँ पर यार्ड में शिफ्ट हो गई। उसने बाकी जितने भी क्रू मेंबर्स थे, जो कि टोटल वहाँ पर 5 थे, उनसे मुलाकात हुई उसकी और इंट्रोडक्शन हुआ। साथ ही उसका शेफ़ से भी इंट्रोडक्शन हुआ। उस शेफ़ का नाम था जेन। बाद में धीरे धीरे जिंजर और जेन की अच्छी खासी आपस में दोस्ती हो गई थी। जैसे ही जिंजर यहाँ पर आई थी यार्ड में, वैसे ही कैप्टन ने थोड़े समय बाद ही जो एंकर्स थे वो यार्ड के वो हटाए और उसके बाद वो समुद्र की यात्रा उन्होंने शुरू कर दी। उनका जो नेक्स्ट स्टॉपेज होने वाला था वो था न्यू गिनी। ये करीब करीब 14 दिन की दूरी पर था। करीब 1 हफ्ते की जर्नी के बाद कैप्टन को महसूस हुआ कि उनके पास फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। तब कैप्टन ने डिसाइड किया डी टूर करने का, यानी कि अब वो जो मेन रास्ता है उसे छोड़कर
ईस्ट की तरफ जाएगा, वहाँ पर एक रिवर सिस्टम था और उस रिवर सिस्टम में उसे पता था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्रेश वाटर पूल है। कैप्टन को इस जगह के बारे में पता था, उसे पता था कि वहाँ पे एक बहुत ही ह्यूज वाटरफॉल है जो कि डायरेक्टली इस रिवर सिस्टम में गिरता है और वहाँ पर बहुत अच्छा फ्रेश वाटर अवेलेबल है। कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम ठीक इस वाटरफॉल के नीचे जाएंगे और हमारे जितने भी बर्तन हैं, जितने भी पॉट्स हैं, उसमें फ्रेश वाटर इकट्ठा कर लेंगे और उन्हें स्टोर कर लेंगे। उसके बाद जब कैप्टन उस जगह पर पहुंच गया, मतलब पूरा तो नहीं पहुंचा वाटरफॉल तक, लेकिन जो माउथ था, उसका मुहाना था, वहां तक पहुंच गया। तब उसने यार्ड को एंकर किया, वहां पे रोका और वहां पर एक डिंगी उतारी। डिंगी क्या होती है? एक छोटी सी कमजोर सी, मतलब इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, एक ऐसी बोट होती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो यार्ड था वहां पर क्योंकि काफ़ी लंबा था तो पूरा वाटरफॉल तक नहीं जा सकता था। अब उन्हें वहां से बोट से ट्रैवल करना था आगे। अब जितने भी क्रू मेंबर्स थे, जेन, जिंजर, कैप्टन, जितने भी लोग थे, ये सारे के सारे इस बोट पर बैठ गए और वहां से अब इनकी यात्रा शुरू हो गई। साथ में इन्होंने अपने बड़े बड़े वाटर जग्स ले लिए थे जिसमें अब ये फ्रेश वाटर को कलेक्ट करने वाले थे और वापस आने वाले थे। फाइनली ये लोग उस रिवर में पहुंचकर उस फ्रेश वाटर पूल में पहुंच गए। अब उन लोगों के सामने ये अमेजिंग वाटरफॉल था। इस वाटरफॉल की खूबसूरती देखकर सब लोग दंग रह गए, क्योंकि वो इतनी बोरिंग एनवायरनमेंट से आए थे। क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं वाटर में इतना ज़्यादा तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो वाटरफॉल वहाँ पर हीरे की तरह चमक रहा है। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा खूबसूरती होगी। अब कैप्टन ने इस डिंगी को, यानी कि इस बोट को, बिल्कुल वाटरफॉल के बेस पर प्लेस कर दिया, यानी कि ले गया वो। अब इन सब लोगों ने अपने अपने जग निकाले और वहाँ से पानी भर लिया। जब वो लोग पानी भर चुके और आराम से पानी वानी पी चुके, तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम वापस शिप पर चलते हैं। लेकिन तभी जो शिप इसका कैप्टन था, शिप का कैप्टन या बोट का कैप्टन, जो भी हम कहें, उसने ये डिसाइड किया कि अभी हम यहाँ पर आए ही हैं और इतनी बोरिंग हम जर्नी करके आए हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा सा समय यहाँ पर और गुजारें। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर जो वाटरफॉल है, जो चट्टानों से वो आ रहा था, उस पर हाइक करके, यानी उस पर चढ़ाई करके हम वाटरफॉल के टॉप पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या है। और इसे करने में हमें थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, हमारा टाइम पास भी होगा और हम क्योंकि इतने बोर हो चुके हैं तो थोड़ी सी हमारी फिजिकल एक्सरसाइज भी इसमें हो जाएगी। अब कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर से पूछा कि क्या तुम लोग इस वाटरफॉल में हाइक करना चाहते हो, क्या हम ये सब करें? तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, हम इसमें हाइकिंग करेंगे और सब लोग चलते हैं। लेकिन जेन ये करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना और मैं नीचे ही डिंगी में तुम लोगों का वेट करूंगी, तुम आराम से हाइकिंग वगैरह करके आ जाओ और मैं बोट में ही रहती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये जो वाटर पूल था, इसमें चारों तरफ सिर्फ चट्टानें थी, यानी कि कोई भी ऐसा सैंड या मिट्टी का किनारा नहीं था जिसमें आप डिंगी को लैंड कर सकें, वहां पर उतार सकें और फिर वो वहां पर आराम से घूम सके। अगर उसको वहां रहना था तो उसको बोट में ही रहना पड़ता, क्योंकि वहां पर कोई भी किनारा नहीं था, बस सब तरफ क्लिफ ही क्लिफ थी। इस पूल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था इस रिवर का मुहाना, यानी कि माउथ। और वो जो माउथ था वो सीधे उसके बाद ओशियन में ले जाता था, जहां पर उनका शिप खड़ा था। अब जेन को छोड़कर, बोट में ही उसे छोड़कर, बाकी सब लोग इस वाटरफॉल की जो रॉक वॉल थी उस पर चढ़ने लगे। अब आपको पता ही है कि जहाँ से वाटरफॉल नीचे आता है वो जो पत्थर होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, और इसके अलावा वो जो वॉल थी काफ़ी स्टीप थी, यानी कि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, तो उसमें चढ़ाई करना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। लेकिन एक एक करके ये सब लोग इस वॉल पर ऊपर अब धीरे धीरे करके चढ़ने लगे। सब लोग इसमें चढ़ते जा रहे थे, थोड़ी मुश्किल तो हो रही थी लेकिन ये काम कर रहे थे। लेकिन जो जिंजर थी उसको ये सब कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक और कठिन लग रहा था, तो उसने बीच में ही इस काम को छोड़कर कि मैं भी वापस जा रही हूँ कहकर वो नीचे बोट पर आ गई, क्योंकि बोट बिल्कुल नीचे ही खड़ी थी। वो आराम से बोट तक पहुंच गई और उसने बता दिया कि अब मुझे और ज़्यादा चढ़ाई नहीं करनी। वो तो बोट पर आ गई, लेकिन जो बाकी के सारे क्रू मेंबर्स थे वो अभी भी चढ़ाई कर रहे थे और वाटरफॉल के टॉप की ओर जा रहे थे। अब जेन और जिंजर दोनों के दोनों बोट में बैठे हुए थे और अब उन्हें थोड़ा थोड़ा ये महसूस हो रहा था कि वो लेफ्ट आउट हो गए हैं, यानी कि सब लोग तो चले गए और हम यहाँ बैठकर बोर हो रहे हैं। तो उन्होंने आपस में बातचीत की और ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम कोई ऑल्टरनेट वे ढूंढने की कोशिश करें ऊपर जाने के लिए। हो सकता है कि कोई शॉर्टकट हो और हम उससे ऊपर जा सकते हैं, कोई आसान रास्ता हम ढूंढते हैं। जब उन्होंने सोचा तो अब वो स्कैन करने लगे अपनी आंखों से कि हम देखते हैं कि कोई ईजियर क्लिफ होगी जिससे हम ऊपर चढ़ सकते हैं। तो स्कैनिंग करने के दौरान उन्हें एक्चुअली वो वाटरफॉल के जो ऊपर से गिर रहा था उसके एक किनारे पर थे, तो उसके दूसरे किनारे पर, जहां से वो वाटरफॉल का दूसरा किनारा था, वहां पर उन्हें एक ऐसी ही क्लिफ दिखी जिससे शायद वो आसानी से ऊपर चढ़ सकते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ से कोशिश करते हैं, अगर चढ़ पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जब उन्हें ऐसा लगा कि हम वहां से चढ़ सकते हैं तो उन लोगों ने अब पूल में उतरने का फैसला किया। वो दोनों के दोनों
उस पानी में कूद गए और तैर कर अब उस किनारे तक जाने लगे। अब जबकि वो दोनों के दोनों तैर कर करीब 1/3 दूरी क्रॉस कर चुके थे, तभी अचानक से जेन रुक गई। जिंजर को भी फील हो गया कि जेन रुक गई है। उसने मुड़कर देखा तो कहा इसने, जेन ने, कि पता नहीं क्यों मुझे कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ ऑफ है, क्यों ना हम वापस लौट जाएं अपनी बोट तक और वहीं पर बैठकर वेट करते हैं, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिंजर ने कहा कि नहीं नहीं, अब हमें रुकना नहीं चाहिए, हम इतनी दूर तक तैर कर आ गए हैं और हमें जब हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो वहाँ पहुँचकर बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग टॉप ऑफ द वाटरफॉल जा सकते हैं, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखेगा, अब तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और चलते हैं, हम आगे चलते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जेन ने हिचकिचाते हुए हामी भरी और उसके बाद वो आगे की तरफ तैरने लगे। लेकिन अचानक ही उन्होंने सुना कि जो उनका कैप्टन था वो उस समय तक वाटरफॉल के टॉप तक पहुंच गया था और वहां से बुरी तरह से चीख रहा था और चीख चीख कर वहां से कह रहा था इन दोनों से कि तुम दोनों तुरंत ही पानी से बाहर आ जाओ, तुरंत यहाँ से वापस लौटो। इन दोनों ने देखा कि जो कैप्टन था वो इन दोनों से थोड़ी सी दूर एक पॉइंट था, वहां पर इशारा कर रहा था अपनी उंगली से और पता नहीं क्या चीख चीख कर कह रहा था कि वहां से बाहर निकलो। इन्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वहां पर वाटरफॉल का भी शोर था। जब इन दोनों ने अपने कैप्टन की तरफ देखा और उसके बाद जिस तरफ वो इशारा कर रहा था, जब उन्होंने उस पॉइंट की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि पानी की एक बहुत बड़ी वेव उनकी तरफ आ रही थी। और आप माइंड कीजिए कि एक वाटर पूल है, कोई समुद्र नहीं है जहाँ पर इस तरह से लहरें चलती हैं। तो वो लोग चौंक गए कि ये कैसी लहर हमारी तरफ यहाँ से उठकर अचानक से आ रही है। फिर फाइनली उन्होंने देखा कि ये एक 12 फुट लंबा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है जिसने इन दोनों को देख लिया था और सीधे इनकी तरफ हमला करने के लिए ये सीधा इनकी तरफ आ रहा था। अब जेन और जिंजर ये समझ गए थे कि हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम तैरकर अपनी बोट तक पहुंच सकें। अगर हम बोट तक नहीं पहुंच पाए और उससे पहले ही क्रोकोडाइल पहुंच गया तो ये पक्का हमको पकड़ लेगा। लेकिन अब इनके पास एक ही चॉइस थी कि अब जो भी आसपास नियरेस्ट क्लिफ हो यानी कि चट्टान हो उसके पास पहुंचे और उस पर चढ़ने की कोशिश करें। अब वो लोग तैरते हुए उस वाटरफॉल के अंदर चले गए और उस वाटरफॉल के पीछे वहां पर जो भी क्लिफ्स थी उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनको पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि एक तो वहां पर इतनी ज़्यादा काई जमी हुई थी कि वो उसको पकड़ ही नहीं सकते थे और प्लस वहां पर कोई ऐसे हैंड होल्ड के लिए पत्थर निकले हुए भी नहीं थे जिनको आप पकड़ सकें। तो इनके पास अब वहां पर कोई भी चॉइस नहीं थी। वो कोशिश करती रही पकड़ने की, लेकिन बार बार उनके हाथ फिसल रहे थे। अब वो लोग पानी के अंदर वहां पर एक पत्थर के ऊपर खड़ी हुई थी और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था उस पत्थर पर खड़े रहने के अलावा। अभी भी उनकी जो बॉडी थी वो आधी पानी के अंदर थी और आधी पानी से ऊपर थी। जब ये लोग ऊपर चढ़ने में कामयाब नहीं हो पाई तो इनके पास कोई चॉइस नहीं थी। ये अब वाटरफॉल की तरफ घूम गई, जो ऊपर से नीचे पानी गिर रहा था उधर ही की तरफ देखने लगी। वो देख रही थी कि वो क्रोकोडाइल इनके पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और वहां देखने लगी। तभी इन्होंने पाया कि वो जो क्रोकोडाइल है वो इनके पीछे पीछे आया है और जो वाटरफॉल जो पानी गिर रहा है उसके दूसरी तरफ, यानी कि पानी के अभी वो अंदर नहीं आया है, वाटरफॉल के इधर नहीं आया है, वाटरफॉल के दूसरी तरफ वो रुक गया है। ये जो क्रोकोडाइल था ये इनकी तरफ ही देख रहा था और उसका मुंह पूरा का पूरा खुला हुआ था। इन दोनों ही महिलाओं को पता नहीं था कि अब आगे क्या करना है। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, वो बस खड़ी थी वहां पर और क्रोकोडाइल को देख रही थी। ऊपर जो कैप्टन थे और जो क्रू मेंबर थे वो अब जल्दी जल्दी नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, जल्दी जल्दी वो उतरते आ रहे थे। वो चाहते थे कि हम जल्दी से बोट पर पहुंच सकें और उसके बाद इनको शायद हम वहां से रेस्क्यू करके निकाल सकेंगे। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, ये काम होने में कई सारे मिनट लगने वाले थे। ये बात जेन और जिंजर को भी पता थी कि इतनी जल्दी हमें बचाने यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला, इसलिए वो दोनों अब क्रोकोडाइल को देखकर चिल्ला रही थी, उसे डराने की कोशिश कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि हमारी चीख चिल्लाहट सुनकर ये जो क्रोकोडाइल है यहाँ से भाग जाएगा। थोड़ी देर बाद ये जो क्रोकोडाइल था इसने अपना मुंह बंद किया और उसके बाद पानी के नीचे डिसअपियर हो गया। इस पॉइंट पर जबकि अब क्रोकोडाइल दिखाई नहीं दे रहा था और वो पानी के अंदर चला गया था, तो ये देखकर जो जिंजर थी पूरी तरह से पैनिक हो गई। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई, उसके होशो हवास उड़ गए। उसके बाद उसने जेन के हाथ को छोड़ा और उसने ये डिसाइड किया कि मैं तैरकर बोट तक जाने की कोशिश करूंगी। उसे लगा कि क्रोकोडाइल दूसरी तरफ चला गया है, तो उसने अब राइट साइड पर तैरकर अपनी बोट तक जाने की कोशिश की और वो पानी में कूद गई। लेकिन अभी जो जिंजर थी उसने 2 स्ट्रोक्स ही मारे होंगे, यानी कि उसने 1-2 हाथ ही मारे होंगे तैरने के लिए, तभी वो जो क्रोकोडाइल था वो दोबारा से प्रकट हुआ पानी के ऊपर। फिर वो नीचे गया, उसने जिंजर की जो वेस्ट थी, कमर थी, उससे उसको पकड़ा और उसको लेकर पानी के अंदर चला गया। ये सब जेन खड़े होकर देख रही थी। वो बहुत बुरी तरह डरी हुई थी, उसको नहीं पता था कि मैं क्या करूं। अभी भी जो क्रू मेंबर थे वो नीचे उतरे नहीं थे, उनको उतरने में टाइम लगने वाला था
और इधर जो क्रोकोडाइल था वो पानी में जिंजर को लेकर जा चुका था। अब जेन खड़ी खड़ी उस जगह को देखती रही जहां पर वो जिंजर को लेकर पानी के अंदर गया था। वो बस उसे देखे जा रही थी, घूरे जा रही थी और बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। तभी अचानक से जो क्रोकोडाइल था दोबारा से पानी के ऊपर प्रकट हुआ। वो जेन की तरफ ही देख रहा था और जो मगरमच्छ था, जो क्रोकोडाइल था, उसके जबड़ों में जिंजर को उसने पकड़ा हुआ था। मगरमच्छ के जबड़ों में फंसी हुई जो जिंजर थी, उसने अपने दोनों हाथ अपने सिर से ऊपर उठाए हुए थे। उसकी आंखें बिल्कुल डर से फटी हुई थीं और इस समय उसने जेन से आई कांटेक्ट किया। इन दोनों की नजरें मिली, लेकिन जेन उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, उसके बस में कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो क्रोकोडाइल दोबारा से जिंजर को पानी के अंदर खींच कर ले गया और उसके बाद फिर से वो ऊपर नहीं आई। कुछ मिनटों बाद ही जो क्रू मेंबर्स थे वो अपनी डिंगी में पहुंच गए और वहां उन्होंने इस वाटरफॉल के पास उस बोट को लेकर आए। वहां से उन्होंने जेन को रेस्क्यू किया, बोट पर बिठाया और ये लोग वापस अपनी शिप पर पहुंचे। और उसके बाद 2 दिन के बाद इनको बची खुची जो लाश थी जिंजर की वो उस पानी में से मिली। बाद में ये भी पता चला कि जो कैप्टन था उसे पूरी तरह से पता था कि इस पानी में मगरमच्छ हैं और यहाँ पर मगरमच्छ का बहुत ज़्यादा खतरा है। और उसने ये सारी बात अपने सारे क्रू मेंबर्स को बताई थी कि किसी भी कीमत में तुम्हें इस पानी में नहीं उतरना है और तुम्हें बोट में ही रहना है, यहाँ पर नीचे उतरने में खतरा है। लेकिन ऑब्वियसली ये बात इन लोगों ने नज़रअंदाज कर दी, अनसुनी कर दी और उसकी बात नहीं मानी और फिर इनके साथ ये सारा हादसा हुआ। इसके अलावा अगर हो सकता है जिंजर उस क्लिफ पर ही रहती और पानी में नहीं उतरती तो शायद क्रोकोडाइल की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो इन पर हमला करे और वो बचाए जा सकते थे। लेकिन अब इन सारी बातों का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है कि क्या हो सकता था और क्या नहीं हो सकता। लेकिन कभी भी हम ऐसी सिचुएशन में पड़ें तो कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए या फिर पैनिक नहीं करना चाहिए, हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। तो इसी के साथ ही मैं स्टोरी यहाँ पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।